फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अभिनेता और सेवानिवृत्त मेजर विक्रमजीत कुंवरपाल ने। आपको बता दें कि यह रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से। मेरे प्यारे फौजी साथियों, मैं मेजर विक्रमजीत विविध भारती के स्टूडियो से आपसे मुलाकात कर रहा हूं। इनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं एक फौजी परिवार से हूं। मेरे पिताजी कर्नल डी.एन. कंवरपाल अशोक चक्र विनर कमीशन हुए थे इंडियन आर्मी में 1957 में, और उसके बाद मैं पैदा हुआ 1968 में। उस दौरान जहाँ पे भी पिताजी की पोस्टिंग हुई, मैं उनके साथ साथ रहा और फौज को बहुत करीब से देखा है मैंने। पिताजी की पोस्टिंग होती रही तो इससे बच्चों की एजुकेशन को इफेक्ट होता है, इसलिए सभी फौजी भाइयों जैसे मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया, लॉरेंस स्कूल सनार, जो एक्चुअली में एक मिलिट्री असाइलम था ब्रिटिशर्स के ज़माने में। और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज किया डीएवी चंडीगढ़ से। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और 16 दिसंबर 1989 को मैं कमीशन हुआ। मेरे पिताजी बहुत ही प्राउड थे, और उस वक्त जब मेरे को पहला स्टार लगा रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। बहुत ही टचिंग मोमेंट था वो मेरे लिए। पिताजी की उम्मीद थी कि उन्हीं की यूनिट में कमीशन हो, और सो ऐसा ही हुआ। अब वैसे प्रोग्राम तो गानों का भी है, और इसीलिए मैं अपने कुछ चंद फेवरेट गाने आपको सुनाना चाहूँगा। पहला गाना है आगे भी जाने न तुम, वक्त फिल्म से। के हूँ
कमीशन होने के बाद मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी सवाल उठाया करता था मैं अपने सीनियर्स के ऊपर, अपने फौजी ऑफिसर्स के ऊपर, जिस तरह से वो हमारी ट्रेनिंग किया करते थे, क्योंकि ट्रेनिंग जो थी वो बहुत कठिन हुआ करती थी। मेरा सवाल ये रहता था कि भाई ये हम सब ने थोड़ा ना करना है, ये ऑफिसर्स ने थोड़ा ना करना है, जो आप हमसे ये खड्डे खुदवा रहे हैं, ट्रेंच खुदवा रहे हैं। फिर एक मेरे डीएस थे, जो डायरेक्टिंग स्टाफ बोलते हैं उन्हें, जो हमारे ऑफिसर्स, जो हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया कि देखो, जब तुम ऑफिसर बन जाओगे तो तुम अपने जवानों को यही ऑर्डर दोगे, तो जिससे पहले तुम अपने जवानों को ये ऑर्डर दो, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये टास्क या ये जो आपको काम दिया गया है ये कितना कठिन है और कितने वक्त में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। वहाँ से मुझे याद आया कि भाई वो ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी और वो जो हम सब से कराया जाता है कितना इम्पोर्टेंट है आपकी सहनशीलता बढ़ाने के लिए, आपकी ताकत बढ़ाने के लिए, आपकी पेशेंस चेक करने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू ऑल माय इंस्ट्रक्टर्स एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। इसी पे एक और गाना मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, पल पल दिल के पास। इस गाने से मुझे बहुत लगाव है क्योंकि कभी कोई थी, तो सुनिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन। कमीशन होते ही मैं 4 हॉर्स उस टाइम हिसार में थी, और जब हम ज्वाइन करते हैं किसी यूनिट को तो आपकी डाइनिंग इन होती है, सीनियर सब आपको देखते हैं, और मुझे खास करके ऐसे, क्योंकि आप सेकंड जनरेशन ऑफिसर हैं। जैसे अगर आप बच्चन साहब को ले लीजिए, तो जब अभिषेक इंडस्ट्री में आया था तो सब अभिषेक को उनके साथ कंपेयर करते थे, मुझे भी शायद मेरे पिताजी के साथ कंपेयर किया गया हो। मेरे लिए बहुत नर्वस मोमेंट था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया
ऑफिसर से जान पहचान होने लगी और फिर वो एक फैमिली बन जाती है। और 4 हॉर्स मेरी यूनिट जो है, जिसको हॉटसन्स हॉर्स भी कहा जाता है, इंडियन आर्मी की वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स हैं, वो ऑपरेटिंग इन टैंक T-72s। और 4 हॉर्स एक मेरा दूसरा खानदान जैसा बन गया। हर फौजी के लिए उसकी यूनिट उसका खानदान बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं और छुट्टी के लिए आप अपने दूसरे खानदान में जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी जो रियल फैमिली है वो सेकेंडरी फैमिली हो जाती है और आपकी यूनिट आपकी मेन फैमिली हो जाती है। और मैं सबको अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे सीनियर्स ने मुझे ग्रूम किया, जिस तरह से उन्होंने मुझे बड़ा किया, जो वैल्यूज़ उन्होंने मुझे दी, वो मैं आज तक नहीं भूल पाऊँगा। एक ऐसा ही इंसिडेंट था कि मुझे एक प्रोग्राम आया करता था, उसके अंदर मुझे बोला गया था कि भाई तुम फ़ौज के बारे में कुछ बोलोगे आके, क्योंकि फ़ौज में भी कुछ ना कुछ तो कमियाँ होंगी। मुझे इन्वाइट किया गया था उसके लिए। मैं मुँह फट तो हुई, तो उससे पहले मैंने क्या सोचा कि अपने मैं सीनियर्स से पूछ लूं कि भाई ये मेरे को करना चाहिए और फौज के बारे में इतना कुछ बता देना ठीक होगा कि नहीं। और उन्होंने बोला कि नहीं, कितना भी पैसा हो वो फौज की इमेज के लिए वो ठीक नहीं होगा। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट फौज को कोई उंगली उठा के उसके ऊपर कोई दाग डाल दे, ये मुझे मंजूर नहीं होता। इस इंडियन आर्मी की वजह से आज जो मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ और आज जो भी इस देश में हो रहा है और इतना फ्रीली हो रहा है, वो इन सब की कुर्बानियों की वजह से है। इसी पे मैं एक और गाना आपके लिए बजाना चाहूँगा, कहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल। कहीं तो मिलेगी मोहब्बत की मंजिल, ये दिल का मुसाफिर चला जा रहा है। कहीं हॉटसन्स में सर्विस करते करते मेरी पंजाब की सर्विस रही है। 1991-92 में हम ऑपरेशंस में थे, जब टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था, उसको ऑपरक्षक का नाम दिया गया था। वहाँ हमने काफ़ी ऑपरेशंस किए, एम्बुश किए। मैं हमेशा से बहुत एडवेंचरस रहा हूँ और फ़ौज में भी मैं एक वॉलंटियर रहा हूँ सियाचिन ग्लेशियर के लिए, जहाँ पे मैं अपने ट्रुप्स के साथ चढ़ा था। मैं सेंट्रल ग्लेशियर का हूँ और पहलवान पोस्ट कमांड कर चुका हूँ। दर्शक पोस्ट जो थी, मैं दर्शक में कंपनी कमांडर था और ज़्यादा वक्त मैंने पहलवान पे गुजारा, क्योंकि पहलवान सबसे मुश्किल पोस्ट है वहाँ की, और उस ज़माने में थी। 1995 में मैं ग्लेशियर चढ़ा था। मैंने सुना था कि बाना पोस्ट एक है
जो सबसे कठिन पोस्ट है, और उसके बाद पहलवान। पर मेरी यूनिट सेंट्रल ग्लेशियर पे थी, इसलिए मुझे मौका मिला कि मैं पहलवान पे चढ़ूं। वैसे अगर नॉर्दर्न पे होता तो मैं बाना पोस्ट पे ज़रूर जाता, क्योंकि मैं बाना वाले आदमी को बहुत मानता हूँ। वो इस दुनिया की सबसे मुश्किल पोस्ट होगी जो हाई ऑल्टीट्यूड की लड़ाई के लिए बनाई गई है। मेरे ख्याल से हर एक सोल्जर को सियाचिन पे ज़रूर जाना चाहिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो भारत के हर सिटीज़न को 2 साल के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग देनी चाहिए। इससे हमारा सबका डिसिप्लिन बढ़ेगा और आर्मी की वैल्यू सबको पता चलेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे -30 -50 डिग्रीज पे तैनात रहना, दुश्मन के ऊपर नज़र रखना, दुश्मन की गोलाबारी से बचना। और मुझे याद है कि वहाँ पे मैं जब वेदर एकदम पैक हो जाता था तो हम कैसे अपनी अपनी चिट्ठियों की वेट करते थे, अपने अपने फैमिली से जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसके लिए वेट करते थे। और कभी एक हफ्ते तक पूरा वेदर पैक रहता था तो हेलीकॉप्टर्स आते नहीं थे, आपकी चिट्ठियाँ आप तक पहुँचती नहीं थी, राशन सप्लाई पहुँचते नहीं थे। इसी पर मैं एक और गाना सुनाना चाहूँगा आपको, संदेशे आते हैं बॉर्डर से। इट इज़ अ वेरी टचिंग सॉन्ग एंड सो ट्रू। घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, सुबह ने, चलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। सियाचिन ग्लेशियर से उतरने के बाद मैं अपनी यूनिट में था, जहाँ पे उस यूनिट के सारे लोग पैराट्रूपर्स थे, तो अनिवार्य था कि मैं भी एक पैराट्रूपिंग का कोर्स मुझे करना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने सोचा अगर आपके जवान कर सकते हैं तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज़ जवानों की रिस्पेक्ट आपके लिए उतनी बढ़ जाती है। वहाँ पे मैंने पैराट्रूपिंग कोर्स किया और सियाचिन ग्लेशियर, औपरक्षक और पैराट्रूपिंग के दौरान मुझे कोई चोट नहीं लगी, पर बास्केटबॉल खेलते हुए मुझे चोट लगी मेरे घुटने पे, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन एरिया में जाने से मना कर दिया गया। मैं A3 परमानेंट कैटेगरी था और उसी वक्त मेरी यूनिट कश्मीर जा रही थी, इसको बोलते हैं हम वैली बोलते हैं, वो वैली में जा रही थी और मुझे नहीं लेके गए अपने साथ। इसका मुझे बहुत दुख है और दैट वाज एक्चुअली वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने फौज छोड़ने का फैसला किया था।
एक्टिंग का शौक तो था ही, और मैंने कहा कि भाई अगर ये यहाँ पे होना है तो इट इज़ बेटर कि मैं अपनी दूसरी पैशन को फॉलो करने निकल जाऊँ। यहाँ पे एक और गाना मुझे याद आता है, ये जो मोहब्बत है। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। विशेष जयमाला कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं अभिनेता और सेवानिवृत्त मेजर विक्रमजीत कुंवरपाल। फौज छोड़ने के बाद मैं बॉम्बे आया और जब मैं फौज में था तो जब मैं बोला करता था कि नहीं यार तुम करोगे क्या इसके बाद, तो मैंने बोला कि मैं एक्टिंग करना चाहूँगा। तो कई लोग मुझ पे हंसे, कई लोगों ने मुझे इनकरेज किया, कई लोगों ने बोला बहुत अच्छी बात है। और आज मुझे देश के हर कोने कोने से फ़ोन आता है, जो इतने मेरे कोर्समेट्स हैं, क्योंकि फ़ौज ऐसी जगह है जहाँ पे आपके कोर्समेट्स, आपके जवान हर जगह पे पोस्टेड रहते हैं या रिटायर होकर वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं। तो मुझे हर जगह से फ़ोन आता है कि अरे तुम्हें उस सीरियल में देखा, तुम्हें उस फिल्म में देखा, बहुत अच्छा लगता है। और इट्स अ बॉन्ड दैट आई कैन नॉट फॉरगेट। ये एक ऐसा बंधन है जो मतलब हमेशा के लिए रहेगा। आज की तारीख में वैसे अगर देखा जाए तो अभी वैसे जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मैंने कई विज्ञापन किए। मेरे ख्याल से हर एक एक्टर के लिए, हर एक जवान के लिए, हर एक सिटीजन के लिए, हर एक भारतीय के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी तरफ से इस हालात में अपने देश का साथ दें। मुझे एक और गाना याद आता है, धड़कन ज़रा रुक गई। धड़कन ज़रा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह रही है। धड़कन ज़रा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह रही है। पलकों में यादों की डोली, भीतर खुशी हंस रही है। ये खुशी तुम हो, तुम मेरी जानम, करूं एतबार। धड़कन जरा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह रही है। चेहरों के मेले में चेहरे थे गुम, एक चेहरा था मैं, एक चेहरा थे तुम। चेहरों के मेले में चेहरे थे गुम, एक चेहरा था मैं, एक चेहरा थे तुम। जाने क्या तुमने दे दिया मुझको, जहान मिल गया। धड़कन जरा रुक गई है, कहीं जिंदगी बह रही है। इंडस्ट्री में आने के बाद एक्टिंग की दुनिया में काफ़ी कुछ कर लिया है, अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ अपने काम से। पर अभी तक सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि हर एक्टर सोचता है कि जब तक वो इससे और बढ़िया कर सकता है, इससे और अच्छा किरदार कर सकता है और इससे अच्छे रोल कर सकता है। पर जैसे फौज ने मुझे सिखाया है, नेवर गिव इन, और मेरे स्कूल का मोटो है नेवर गिव इन, मैं ये कोशिश जारी रखूँगा। मेरे पिताजी एक गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं। 1963 में नॉर्थ ईस्ट में उन्हें अशोका चक्र दिया गया था। अशोका चक्र आजकल कीर्ति चक्र पार्ट 2 के नाम से जाना जाता है। वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। और मेरे फादर को था, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में ही वॉज टू एप्रीहेंड, वहाँ बहुत कत्ल हो गए थे गवर्नमेंट के IAS ऑफिसर्स। तो मेरे पिताजी को उधर भेजा गया था टू एप्रीहेंड, मतलब उन कातिलों को पकड़ना और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना। तो इसलिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। अंत में मेरा फेवरेट सॉन्ग मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसको सुनते ही हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सी फीलिंग आती है देश के लिए और हर उस इंसान के लिए जिसने अपनी कुर्बानी दी है इस देश के लिए। ये शुभ दिन है
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। फौजी साथियों, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा और मैंने अपनी ज़िंदगी की काफ़ी सारी बातें आपके साथ शेयर की हैं, अपने कुछ फेवरेट गाने आपको सुनाए और आशा है कि आपको भी पसंद आए होंगे। अब मेजर विक्रमजीत को इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ,
अनजान पल ढल गए कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं छल न जाने क्यों वो अनजान पल सजे बिना मेरे नैनों में टूट रहे हाय सपनों के महल न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों वही है डगर वही है सफर है नहीं साथ मेरे मगर अब मेरा हम सफर इधर उधर ढूंढे नजर वही है डगर कहाँ गई शामें मत भरी वो मेरे वो दिन गए किधर न जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों श्रोताओं, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया अभिनेता और सेवानिवृत्त मेजर विक्रमजीत कुंवरपाल ने। आपको बता दें कि यह रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए थे विविध भारती के संग्रहालय से।